गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल प्यारे मित्रों। जैसा कि मैंने आज सुबह ही एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने इस चैनल के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दिया था और मैंने आपको बताया भी था कि आज शाम को मैं एक छोटी सी टर्मिनोलॉजी टॉपिक के ऊपर लेकर अपना एक वीडियो लेकर आऊँगा। तो आज आपके सामने एक मैं नया और पहला टीचिंग वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, आपके सामने पेश कर रहा हूँ। देखना, इस टॉपिक को समझने की कोशिश करना। बेसिक चीज़ है, बिल्कुल भी बेसिक चीज़ है, लेकिन कई स्टूडेंट्स को इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स होती है। तो मैं शुरुआत करता हूँ। एक दो दिनों के बाद अपन टॉपिक वाइज चलेंगे। एक या दो दिन तक तो मैं बिल्कुल ही नॉर्मल टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करूँगा। तो सबसे पहले आज मैं अपना जो टॉपिक शुरू कर रहा हूँ दैट इज़ डीएनए एंड क्रोमोसोम। हिंदी में भी अपन साथ में चलते रहेंगे ताकि हर एक स्टूडेंट को इस चैनल का और इस कंटेंट का फायदा हो। क्रोमोसोम को हिंदी में बोला जाता है गुणसूत्र। क्या बोलते हैं? गुणसूत्र। चलो बात करते हैं कि डीएनए और क्रोमोसोम क्या है। तो डीएनए और क्रोमोसोम पढ़ने से पहले अपन को थोड़ा सा सेल या कोशिका के बारे में सेल या कोशिका के बारे में नॉलेज होना चाहिए। चलो मित्रों, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि क्या कोई नॉर्मल सेल, मैं क्या कह रहा हूं, क्या कोई नॉर्मल सेल, एक नॉर्मल सेल नेक्ड आई से ऑब्जर्व हो पाती है? क्या नेक्ड आई से ऑब्जर्व है या नहीं है? ऑब्जर्वेबल है या नहीं है? तो मैं श्योर कह रहा हूं 90%, और हो सकता है कि मैं गलत भी हूं, लेकिन अधिकतर बच्चे इसका यही जवाब देंगे कि कभी भी नॉर्मल सेल जो है वह नेक्ड आई से ऑब्जर्व नहीं होती। लेकिन दोस्तों ये गलत है। चलो गलत मैंने कह दिया, ये रॉन्ग है। इसी के बाद मैं आपसे एक पूछता हूं, सबसे जो लार्जेस्ट सेल है, सबसे जो बड़ी कोशिका है, लार्जेस्ट सेल, बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो 100% बच्चे ये कहेंगे कि सबसे बड़ी कोशिका होती है ऑस्ट्रिच का एग। क्या होती है? ऑस्ट्रिच एग। हिंदी वाले मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं साथ में शुतुरमुर्ग का अंडा। क्या होती है? शुतुरमुर्ग का अंडा। ये सब लोग जानते हैं। मैंने क्या आपसे क्वेश्चन पूछा था कि क्या कोई नॉर्मल कोशिका, एक सामान्य कोशिका, क्या कोई सामान्य कोशिका कभी भी नग्न आंखों से दिखाई देती है? अधिकतर बच्चे कहेंगे नहीं सर, सामान्य कोशिका नग्न आंखों से नहीं दिखती। क्या कोई कोशिका या कोई कोशिका नग्न आंखों से दिखाई देती है? फिर मैंने कहा कि सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वो होती है शुतुरमुर्ग का अंडा। तो बेटा यहां पर अंडा या एग के ऊपर जाइए। प्रत्येक अंडा एक कोशिका होती है। प्रत्येक अंडा एक कोशिका होती है। एक कोशिका होती है। प्रत्येक अंडा एक कोशिका होती है। एवरी एग इज अ सेल। एवरी एग इज अ सेल। प्रत्येक अंडा एक कोशिका होती है। तो अपन ये नहीं कह सकते कि कोई कोशिका जो होती है वह नग्न आंखों से दिखाई नहीं दे सकती। अंडा, चाहे आप शुतुरमुर्ग का देख लो, चाहे मुर्गी का देख लो, चाहे छिपकली का देख लो, चाहे मोरनी का देख लो, अंडा जिसको अपन नेक्ड आई से देखते हैं वह भी क्या, एक कोशिका है। तो दोस्तों मैंने क्या कहा, सिंपल सी बात, अपन आज टॉपिक पढ़ेंगे, जो टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे, डीएनए और गुणसूत्र के अंदर अंतर क्या होते हैं उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैंने आपको एक नॉर्मल सेल या कोशिका के बारे में बताया कि एक जो कोशिका होती है क्या कोई नग्न आंखों से दिखाई देती है? अधिकतर बच्चे कहेंगे नहीं, लेकिन एक कोशिका भी नग्न आंखों से दिखाई देती है। जैसे कोई भी जो अंडा होता है वह एक कोशिका ही होती है। चलो बात करते हैं आगे। अगर अपन एक नॉर्मल कोशिका की बात करें, अंडे को छोड़ दें, चलो ये तो एक अपवाद के रूप में अपन बात कर सकते हैं, लेकिन अगर अपन अंडे को छोड़ दें तो एक कोशिका का जो कोशिका के में क्या होता है, अगर यूकेरियोटिक सेल की बात करें, यूकेरियोटिक सेल के अंदर ये कोशिका किस प्रकार से होती है, उसका केंद्रक होता है। दोस्तों ये जो केंद्रक का जो साइज है, केंद्रक का
जो आकार है, केंद्रक का आकार, यह बहुत ही माइक्रोमीटर में होता है। केंद्रक का साइज ऑफ जो न्यूक्लियस होता है वह साइज ऑफ न्यूक्लियस वो क्या होता है, बिल्कुल ही माइक्रोमीटर के अंदर होता है। अपन नग्न आंखों से कोशिका या कोशिका के केंद्र को नहीं देख सकते। तो ये मैंने कुछ दो बैकग्राउंड बातें आपको बताई। चलो बात करते हैं डीएनए के बारे में। डीएनए दोस्तों क्या है? डीएनए जिसकी फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड क्या होती है फुल फॉर्म? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है। क्या है? यह एक जैविक अणु है। यह एक जैविक अणु है। इट इज अ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। इट इज अ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। यह एक जैविक अणु होता है। कई जने कहते हैं डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है, लेकिन सही में क्या है? डीएनए कई सजीवों में, मैंने क्या लिखा, कई सजीवों में यह आनुवांशिक पदार्थ होता है। यह आनुवांशिक पदार्थ होता है। कई सजीवों में यह आनुवांशिक पदार्थ होता है। प्रत्येक सजीव में डीएनए जो है आनुवांशिक पदार्थ नहीं होता। जैसे वायरसेस है, उसके अंदर आरएनए आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। डीएनए की अगर अपन घटक की बात करें, डीएनए के जो घटक की बात करें, तो डीएनए के अंदर बेसिकली 3 कंपोनेंट होते हैं। कितने कंपोनेंट होते हैं दोस्तों? 3 कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहला डीएनए के अंदर होता है फॉस्फोरिक अम्ल। क्या होता है? फॉस्फोरिक अम्ल, फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक अम्ल क्या होता है? फॉस्फोरिक अम्ल। ध्यान से सुनना बेटा, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। डीएनए के ऊपर जो सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो है फॉस्फोरिक एसिड। यहाँ पे नीट से एक क्वेश्चन पूछते हैं कि डीएनए के ऊपर जो चार्ज जो होता है, डीएनए के ऊपर जो चार्ज होता है वह क्या होता है और किसकी वजह से होता है? तो दोस्तों डीएनए के ऊपर जो चार्ज जो होता है, डीएनए के ऊपर जो चार्ज होता है वह होता है नेगेटिव चार्ज। क्या होता है? ऋणात्मक आवेश होता है। डीएनए के ऊपर जो आवेश है वह होता है ऋणात्मक आवेश। और किसकी वजह से होता है? इट इज ड्यू टू द फॉस्फोरिक एसिड। और अपन कह सकते हैं कि जो फॉस्फेट समूह है उसकी वजह से डीएनए के ऊपर, जो फॉस्फेट समूह है उसकी वजह से डीएनए के ऊपर क्या होता है? ऋणावेश होता है। दूसरी अगर अपन चीज देखें, डीएनए के अंदर एक 5 कार्बन रिच शुगर होती है, शर्करा होती है। 5 कार्बन युक्त एक क्या होती है दोस्तों? शर्करा होती है, जिसका नाम होता है डीऑक्सीराइबोज शर्करा। क्या होता है? डीऑक्सीराइबोज शर्करा, डीऑक्सीराइबोज शुगर। तीसरी अगर अपन चीज की बात करें तो डीएनए के अंदर तीसरी चीज होती है नाइट्रोजन क्षार। क्या होते हैं? नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है दोस्तों प्यूरिन और दूसरा होता है आपके पैरामिडिन। एक होता है प्यूरिन और दूसरा होता है पैरामिडिन। प्यूरिन आपके 2 तरह की होती है, एडिनिन और दूसरी होती है गुएनिन। पैरामिडिन 2 तरह की होती है, थायमिन और साइटोसिन। तो ये दोस्तों मैंने डीएनए के बारे में बताया। डीएनए क्या है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए में 3 कंपोनेंट होते हैं, फॉस्फोरिक एसिड जिसकी वजह से डीएनए के ऊपर ऋणावेश या नेगेटिव चार्ज होता है। दूसरा होता है 5 कार्बन शुगर, डीऑक्सीराइबोज शर्करा। और तीसरी होती है नाइट्रोजन क्षार, जो 2 प्रकार की होती है, प्यूरिन और पिरामिडिन। एडिनिन, प्यूरिन 2 प्रकार की, एडिनिन और गुएनिन। पैरामिडिन भी 2 प्रकार के, थायमिन एंड साइटोसिन। एडिनिन को अपन जो सिंबल यूज करते हैं वो करते हैं ए, गुएनिन को करते हैं जी से, थायमिन को करते हैं टी से और साइटोसिन को करते हैं सी से। तो ये एक नॉर्मल मैंने जो डीएनए होता है वो होता है। चलो आगे आपको जो भी इस टॉपिक्स के बारे में जो आज पढ़ा रहा हूं दोस्तों, अगर इसके बारे में कोई भी आपको कोई भी किसी भी प्रकार की क्वेरीज है तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट्स करें और 101% मैं उसका जवाब दूंगा। 101% उसका जवाब दिया जाएगा, ठीक है। चाहे अगर वो उसका आंसर मुझे नहीं आए तो मैं बिल्कुल भी इधर उधर से पढ़ा के मैं आपको उस क्वेश्चन का जरूर आंसर दूंगा। चलो अपन बात करें, आप लोगों ने देखा होगा वाटसन एंड क्रिक, उन्होंने एक डीएनए की स्ट्रक्चर दी थी, डीएनए की स्ट्रक्चर दी थी। वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए का स्ट्रक्चर दिया था 5' से 3' एंड दूसरा होता है 3' से आपके 5'। डीएनए जो है, डीएनए एक लीनियर मॉलिक्यूल है। क्या है? लीनियर मॉलिक्यूल। डीएनए इज अ लीनियर मॉलिक्यूल, रेखीय अणु होता है। डीएनए क्या होता है दोस्तों? डीएनए एक रेखीय अणु है,
ठीक है, मैंने कहा एक आप इमेजिन करना डीएनए एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, मतलब एक रस्सी के रूप में एक डीएनए पड़ा है, और सपोज ये तो मैं एक कोशिका बना रहा हूं जिसकी साइज मैंने अभी आपको बता दी, ये तो आपको दिख रहा है नेक्ड आई से, नंगी आंखों से आपको दिख रहा है, लेकिन कोशिका का केंद्रक या कोशिका नेक्ड आई से नॉर्मल कोशिका नहीं दिखाई देती, नहीं दिखाई देती। इमेजिन करो एक जो डीएनए, जो मनुष्य की एक कोशिका में जो डीएनए की जो लंबाई होती है, डीएनए की जो लंबाई है मनुष्य की, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, मनुष्य की जो डीएनए की एक सेल में, एक सेल की अगर बात करूंगा लंबाई होती है तो लगभग वो होती है दोस्तों 2.2 मीटर। कितनी होती है? 2 मीटर के करीब। बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई। पॉइंट्स, ये पॉइंट मैंने लगाया, ये पॉइंट तो हो सकता है आपको दिख जाए, लेकिन एक कोशिका कभी भी नग्न आई से दिखाई नहीं देती। और उस कोशिका के अंदर इमेजिन करना कि मैंने आपको एक 2 मीटर लंबी रस्सी दी, मैंने कहा इस 2 मीटर लंबी रस्सी को आपको बिल्कुल इस पॉइंट से छोटे से पॉइंट या उस छोटी सी थैली में डालना है। हाउ इट इज पॉसिबल? इम्पॉसिबल, बहुत ही मुश्किल काम है। तो किस प्रकार से जो डीएनए है, ये इतना जो 2 मीटर लंबा डीएनए जो रेखीय अणु है, उसको किस प्रकार से एक कोशिका के केंद्रक में, जैसे अगर यूकेरियोटिक की बात करें या प्रोकैरियोटिक की बात करें कि एक कोशिका में किस प्रकार से उसको डाला जाता है, तो यही तो गुणसूत्र वाली थ्योरी है दोस्तों, कि जो डीएनए है, डीएनए को हाईली सुपर कॉइल्ड कर दो, डीएनए को हाईली सुपर कॉइल्ड कर दो, सुपर कॉइलिंग कर दो उसको। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए सुपर कॉइल्ड वर्ड, और हिंदी मीडियम के वालों के लिए होता है अति कुंडलित, अति कुंडलन। डीएनए को क्या करो? बहुत ही अति कुंडलित कर दो, एक गेंद बना दो और उसको क्या करो? केंद्र के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दो, दैट इज क्रोमोसोम। इसको अपन गुणसूत्र कहेंगे। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जब पुराने जमाने के अंदर, आजकल तो कोई शटर बुनता भी नहीं है, मम्मी लोग जब ऊन लेके आते थे तो ऊन के पहले लच्छे मिलते थे। तो आप इमेजिन कर सकते हो जो ऊन के लच्छे हैं, बड़े बड़े जो गांठें होती थी ऊन की, उसको अपन डीएनए कह सकते हैं। उसके बाद मम्मी उनको क्या करती थी? गेंद बना के थैली के अंदर डाल के रखती थी, तो अपन उस गेंद को कह सकते हैं कि वो क्या है? गुणसूत्र है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी, प्रॉब्लम तो हर जगह आएगी, लेकिन उसका सॉल्यूशन अपन को ढूंढना है, अपन को पढ़ना है। कि जैसे मैंने कहा ये एक डीएनए, और इसका अपन को क्या करना है? अति कुंडलन करना है। लेकिन अभी अपन ने बताया कि डीएनए के ऊपर चार्ज क्या है? ऋणावेश है। जब मैं इसका अति कुंडलन करूंगा तो ये नेगेटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा? रिपेल करेगा। रिपल्सन यहाँ पे होगा, प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा? रिपल्सन होगा, या अपन कह सकते हैं कि क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। तब तो क्या इसका सुपर कॉइलिंग हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तब यहाँ पर एक बहुत ही स्पेसिफिक प्रोटीन जिसका नाम है हिस्टोन प्रोटीन, जिसका क्या नाम है? हिस्टोन प्रोटीन अपना योगदान देते हैं। हिस्टोन प्रोटीन अपना योगदान देते हैं। ये हिस्टोन प्रोटीन जो है वो नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है हिस्टोन प्रोटीन, ये नेगेटिव चार्ज के ऊपर जाकर बंध जाता है, जिसकी वजह से डीएनए जो है वह उदासीन हो जाता है। क्या हो जाता है? डीएनए उदासीन, न्यूट्रल हो जाता है। और डीएनए जब न्यूट्रल हो जाएगा तब उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं रहेगा, तो अपन डीएनए का जो सुपर कॉइलिंग है वो क्या कर पाएंगे? आराम से कर पाएंगे। तो दोस्तों मैंने क्या बताया? डीएनए और डीएनए वर्सेस क्रोमोसोम, डीएनए वर्सेस क्रोमोसोम के बारे में आज अपन ने स्टडी किया कि किस प्रकार से एक डीएनए गुणसूत्र, हालांकि ये कोई इतना इजी प्रोसेस नहीं है। जब अपन टॉपिक वाइज चलेंगे तो मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से यहाँ पर डीएनए के अंदर सुपर कॉइलिंग होती है, कई सारे यहाँ पे मॉडल्स पढ़ेंगे, और किस तरीके से डीएनए जो है वो गुणसूत्र के अंदर परिवर्तित होता है। अभी अपन सिंपल यही कहेंगे, डीएनए इज अ लीनियर मॉलिक्यूल एंड क्रोमोसोम इज व्हाट? हाईली सुपर कॉइल्ड, हाईली सुपर कॉइल्ड, हाईली सुपर कॉइल्ड डीएनए इज कॉल्ड एज, हाईली सुपर कॉइल्ड डीएनए इज कॉल्ड एज क्रोमोसोम। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो? आप लोग आराम से इस वीडियो को पढ़ें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वो मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगा, आपको उचित लगे जो आप करना। लेकिन जो प्लीज 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 इस कमेंट को आप लोग, इस कंटेंट को आप लोग जरूर पढ़ें। कोई भी इस कंटेंट के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम्स आए उसके आप मुझे कमेंट करें, मैं उसका जितना भी मेरी तरफ से हो सकेगा मैं कोशिश करूंगा। और प्लीज अगर और भी कोई आप इस चैनल में कुछ सजेशन देना चाहें मुझे, क्योंकि आई एम अ वेरी न्यू ऑन यूट्यूब, तो प्लीज मुझे सजेस्ट जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद।